सवाल खैर दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 22 अगस्त 2025। आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज़। इस शो में आज आपको दिखाएंगे नेतन्याहू का डबल गेम, दिन में धमकी, रात में हमास से डील की बात। इसराइली अपोजिशन बोला गजा पर कब्जा नामुमकिन, अगर डील हुई तो देंगे सपोर्ट। जॉर्डन से 19 ट्रकों का राहत काफिला गजा पहुंचा। 21 मुल्क नेतन्याहू पर भड़के, कहा इसराइल का वेस्ट बैंक सेटलमेंट प्लान गैर कानूनी। एमबीएस और अल-सीसी की अहम मुलाकात, गजा से यमन तक जारी हालात को लेकर हुई मीटिंग। लेबनान में फ़लस्तीनी ग्रुप्स ने हथियार डाले, अब हिजबुल्लाह पर भी प्रेशर। ब्रिटेन का वार, ईरानी ऑयल टाइकून और 4 कंपनियों पर पाबंदी। और सूडान में हुआ गलीज हमला, भूख से जूझते लोगों के लिए लाया जा रहा काफिला ड्रोन हमले में तबाह। चलिए करते हैं शुरुआत इस शो की नेतन्याहू के बदलते बोल और सुर से। दिन में वो बंदा धमकी देता है और रात में सौदेबाजी की बात करता है। तेल अवीव से आने वाली ताज़ा खबरों ने सबको चौंका दिया है। इसराइल के वजीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू का लहजा हर कुछ घंटों में बदलता नजर आ रहा है। कल दोपहर तक वो गजा पर फुल कंट्रोल लेने और हमास को जड़ से मिटाने की बात कर रहा था, लेकिन रात ढलते ही वही नेतन्याहू उसी हमास से बातचीत करके जिंदा बचे हुए तमाम होस्टेजेस को छुड़ाने की कोशिश शुरू कर देता है। जुमेरात की रात को नेतन्याहू ने ऐलान किया कि उसने फौरन बातचीत शुरू करने के ऑर्डर दिए हैं ताकि गजा में कैद सभी इसराइली होस्टेजेस को आज़ाद करवाया जा सके। ये बयान तब आया जब इसराइली फौजें गजा सिटी पर अब तक का सबसे बड़ा हमला कर रही थीं और सैकड़ों टन बारूद बरसा रही थीं। बेंजामिन नेतन्याहू ने रात अपने वीडियो मैसेज में कहा कि मैं इसराइली फ़ौज की प्लानिंग्स को मंजूरी देने आया हूं ताकि गजा सिटी पर कब्जा किया जाए और हमास को हराया जाए। साथ ही मैंने ये भी हुक्म दिया है कि होस्टेजेस की रिहाई के लिए बातचीत फ़ौरन की जाए। हमास को ख़त्म कर दिया जाए तो होस्टेज आज़ाद करवाने की बातचीत किससे करोगे भाई? कमाल का बयान है। लेकिन दोस्तों, अंदर की कहानी कुछ और ही कहती है। हमास पहले ही नए सीज़फायर प्रपोजल को मंजूरी दे चुका है, जबकि इसराइल अभी तक अपना ऑफिशियल जवाब देने में टाल मटोल कर रहा है। हमास के मुताबिक डील में कदम दर कदम होस्टेजेस की रिहाई का प्लान है, मगर इसराइल कहता है या तो सभी होस्टेज एक साथ छोड़े जाएं या कोई नहीं। इस दो मुही पॉलिसी ने दुनिया भर में सवाल खड़े कर दिए हैं। रेड क्रॉस ने इसे नाकाबिले बर्दाश्त करार दिया है, जबकि अंदरूनी हलकों में नेतन्याहू की सियासत पर तीखे तंज कसे जा रहे हैं। नेतन्याहू के खिलाफ इंटरनेशनल प्रेशर और अंदरूनी नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है। अपोजिशन भी पूछ रहा है इसराइल का कि ये जंग क्यों खींची जा रही है। इधर गजा सिटी से आने वाली ताज़ा रिपोर्ट्स बताती हैं कि शहर पूरी रात बमबारी से दहलता रहा। लोगों के पास ना तो पनाहगाह बची, ना पानी और बिजली। अब तेल अवीव से एक बड़ी खबर है। इसराइल का अपोजिशन भी ये मान रहा है कि गजा को पूरी तरह से कब्जाना नेतन्याहू के लिए नामुमकिन काम है। इसी वजह से बेनी गैंट्स की पार्टी ने साफ इशारा दिया है कि अगर नेतन्याहू गजा में सीज़फायर और हमास से डील करने पर राज़ी हो जाता है तो उनकी पार्टी सरकार का सहारा बनेगी, और अगर नेतन्याहू के इंतहा पसंद इत्तेहादियों ने बगावत करके सपोर्ट वापस ले लिया तो बेनी गैंट्स की पार्टी हुकूमत को सपोर्ट दे देगी, नेतन्याहू को बचा लेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक फाइनेंस मिनिस्टर बेजलेल स्मोट्रिच और नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर इतमार बेन-ग्विर जैसे कट्टर धड़े पहले ही धमकी दे चुके हैं कि अगर गजा में कोई रियायत दी गई तो वो अलायंस से बाहर निकल जाएंगे। ऐसे में नेतन्याहू की कुर्सी डगमगा सकती है, हुकूमत गिर सकती है। मगर कल बेनी गैंट्स की पार्टी ब्लू एंड वाइट नेशनल यूनिटी ने एक बयान में कहा कि बेवकूफ़ वो नहीं जो नेतन्याहू से डील करता है, बेवकूफ़ वो है जो नेतन्याहू से नफरत को होस्टेज की वापसी से ज़्यादा अहमियत देता है। यानी अपोजिशन ने साफ कर दिया है कि अगर हमास से बातचीत से होस्टेजेस की रिहाई और सीज़फायर का रास्ता बन जाता है तो वो नेतन्याहू की सरकार गिरने नहीं देगा। कौन? बेनी गैंट्स। यानी इसराइल का अपोजिशन भी नेतन्याहू से कह रहा है कि बस तुम इस जंग को रोक कर हमास से डील कर लो। मगर नेतन्याहू ये सोच रहा है कि कल को यही अपोजिशन इलेक्शन के दौरान तकरीरों में बहाना बनाएगा या बात कहेगा या इल्ज़ाम लगाएगा कि नेतन्याहू ना हमास को ख़त्म कर पाया और ना ही अपनी मिलिट्री के दम पर अपने होस्टेजेस को छुड़वा पाया, वो तो सब डील के ज़रिए आए। कुल मिलाकर पूरा मामला पॉलिटिकल फ़ायदे से जुड़ा है, जिसमें अब तक 62,000 से ज़्यादा लोग शहीद हो चुके हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा आम लोग हैं, सबसे ज़्यादा औरतें और बच्चे। गजा में मदद से जुड़ी खबर, जॉर्डन की आर्म फोर्सेस यानी JAF ने ऐलान किया है कि गजा के लिए एक राहत काफिला कल शाम
या रात रवाना किया गया ताकि वहां मौजूद जॉर्डन के 2 फील्ड हॉस्पिटल्स की मदद की जाए। एक काफिला हॉस्पिटल्स की मदद के लिए गया है। जेएएफ के बयान के मुताबिक इस काफिले में 19 ट्रक शामिल हैं, जिनमें मेडिकल सप्लाईज, दवाइयाँ, खाने पीने का सामान भी है, पानी और दूसरी इंसानी मदद का सामान भी शामिल है। इसके अलावा फ्यूल, तेल की सप्लाई भी भेजी गई है ताकि हॉस्पिटल्स अपनी पूरी कैपेबिलिटी के साथ काम करते रहें। जॉर्डन के मुताबिक उसके दोनों फील्ड हॉस्पिटल अब भी एक्टिव हैं और गज़ा के लोगों को एडवांस हेल्थ केयर सर्विसेज दे रहे हैं। इनमें अलग अलग डिसिप्लिन्स के स्पेशलाइज्ड मेडिकल टीम्स और टेक्निकल टीम्स तैनात हैं। इसराइल के वेस्ट बैंक सेटलमेंट प्लान पर 21 मुल्कों का बगावतनुमा बयान सामने आया है। ब्रिटेन, फ्रांस भी इसमें शामिल हैं। ब्रिटेन और फ्रांस समेत 21 ममालिक ने मिलकर इसराइल के नए वेस्ट बैंक सेटलमेंट प्लान की सख्त मुखालफत की है। फॉरेन मिनिस्टर्स, इन तमाम 21 मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स के जॉइंट बयान में साफ कहा गया है कि यह फैसला काबिल कबूल नहीं है और इंटरनेशनल कानून की खुली खिलाफ वर्जी है। दरअसल इसराइल ने जेरूसलम के ईस्ट में E1 नाम के एक इलाके में तकरीबन 12 स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन पर नया प्रोजेक्ट मंजूर किया है, जिसमें करीब 3,400 नाजायज़ घर बनाए जाएंगे, शायद नाजायज़ सेटलर्स के लिए। ये वही इलाका है जो सीधे सीधे फ़लस्तीनी रियासत को बीच से काट देगा और जेरूसलम तक उनकी पहुंच को रोक देगा। और जो जेरूसलम नहीं पहुंच पाएगा वो मस्जिद अल अक्सा कैसे पहुंचेगा? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इटली, बेल्जियम, डेनमार्क, आयरलैंड, स्पेन, स्वीडन, जापान समेत कई यूरोपियन मुल्क भी इस बयान में शामिल रहे। आपने जो नाम सुने वो अपने आप में ज़्यादातर मजबूत ममालिक के नाम हैं। यूरोपियन कमीशन के फॉरेन अफेयर्स चीफ ने भी सख्त एतराज़ दर्ज किया है। बयान में साफ कहा गया है कि ये प्लान इसराइली लोगों को कोई फ़ायदा नहीं देगा, बल्कि सिक्योरिटी को कमज़ोर कर देगा, तशद्दुद और बेचैनी बढ़ाएगा और अमन से हमें और दूर ले जाएगा। यूनाइटेड नेशंस के चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने भी इस पर एतराज़ जताया है, जबकि रमल्ला में फ़लस्तीनी अथॉरिटी ने इसे सीधा सीधा कब्ज़े को और गहरा करने की कोशिश बताया है। ब्रिटेन ने तो बाकायदा लंदन में इसराइली एम्बेसडर टिस्पी होथवेली को फॉरेन ऑफिस बुलाकर अपना पोस्ट दर्ज करवा दिया। ब्रिटिश हुकूमत के बयान में कहा गया कि अगर ये प्लान लागू हुआ तो ये इंटरनेशनल लॉ की खुली धज्जियां उड़ाएगा और 2 रियासती हल, 2 स्टेट सॉल्यूशन हमेशा के लिए दफन होकर रह जाएगा। इस खबर के अलावा मैंने एक और ख़बर भी पढ़ी कि जो लंदन में एम्बेसडर हैं, उन्होंने भी ये कहा कि हम ब्रिटेन की हुकूमत को ये नहीं बताते उन्हें कहाँ और क्या बनाना है, लंदन में किस जगह क्या चीज़ तामीर करनी है, तो वो हमें ना बताएं कि हमें सेटलमेंट्स कहाँ बताइए। इन लोगों को इस मुल्क में भिखारियों की तरह ये घूम रहे थे, मारे जा रहे थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तरह के वक्त। उन्हें लाकर फ़लस्तीनियों की ज़मीन पर बसाने वाला ब्रिटेन, और ब्रिटेन से वही लोग कह रहे हैं कि हमें तुम ना बताओ कि हमें क्या करना है। बढ़ते आगे सर। फ़लस्तीन के मुद्दे पर यूरोप से उलट है अमेरिका की पॉलिसी। न उसे कब्ज़े से मसला है, न फ़लस्तीन की फ़िक्र है। इसराइल के लिए अपॉइंट अमेरिकी एम्बेसडर माइक हग्बी ने अल अरेबिया इंग्लिश को दिए एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कहा कि फ़लस्तीन को अलग आज़ाद मुल्क बनाना ट्रंप हुकूमत की तरजीह नहीं है। हग्बी ने कहा, मैंने तो कभी भी प्रेसिडेंट ट्रंप को ये कहते नहीं सुना कि फ़लस्तीनी स्टेट बनाना सबसे अहम मसला है। हाँ, वो अमन चाहते हैं, लेकिन फ़िलहाल उनके एजेंडा में फ़लस्तीन की स्टेटहुड यानी फ़लस्तीन की एक आज़ाद रियासत शामिल नहीं है। यानी बरसों से चली आ रही अमेरिकी पॉलिसी जो हमेशा 2 स्टेट सॉल्यूशन पर जोर देती है, जिन लोगों ने उठाकर ओस्लो अकॉर्ड्स का चंडूखाना किया था, उनकी पॉलिसी अब ट्रंप हुकूमत में बदलती नज़र आ रही है। सीधा मतलब यह है कि वॉशिंगटन की तरजीह इसराइल है, था भी, फ़लस्तीन तो कभी था ही नहीं और ना है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और मिस्र के सदर फतह अल सीसी की एक अहम मुलाकात हुई है। इस मुलाकात को लेकर चर्चा भी है। गज़ा से लेकर यमन तक के हालात पर दोनों लीडर्स ने बातचीत की। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और मिस्र के सदर अब्दुल फताह अल सीसी की मुलाकात नियोम पैलेस में हुई। सऊदी प्रेसिडेंसी के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने आपसी रिश्तों के साथ साथ पूरे इलाके की सूरत हाल पर गुफ्तगू की। मिस्र के सदर के दफ्तर का कहना है कि इस बातचीत का सबसे बड़ा फोकस फ़लस्तीन और गज़ा की जंग रही। इसके अलावा लेबनान, सीरिया, सूडान, लीबिया और यमन की सूरत हाल और रेड सी की सिक्योरिटी भी एजेंडा का हिस्सा रही।
तो सारे अहम टॉपिक्स डिस्कस किए गए। गजा सिटी को कब्जाने के इस्राएली ऐलान के बाद से मिस्र में भारी हलचल है, क्योंकि मिस्र का मानना है कि गजा सिटी में रह रहे 10 लाख से ज़्यादा लोगों को खदेड़ कर मिस्र के सिनाई रीजन की तरफ भेजा जा सकता है। इसीलिए सीसी भी एक्टिव हो गए हैं। उधर ईरान और मिस्र के फॉरेन मिनिस्टर्स ने कल एक मुश्तरका बयान में गजा सिटी को कब्जाने के लिए शुरू किए गए ऑपरेशन की सख्त अल्फाजों में मजम्मत की है। अगली खबर कहती है कि हथियार डाल रहे हैं फ़लस्तीनी ग्रुप, मगर गजा नहीं, लेबनान में। लेबनान के फ़लस्तीनी रिफ्यूजी कैंप से जुमेरात की रात को एक बड़ी खबर आई। वहां मौजूद फ़लस्तीनी ग्रुप्स ने अपने हथियार लेबनानी आर्मी को सौंपने का सिलसिला शुरू कर दिया है। ये फैसला मई में हुए समझौते के बाद अमल में आया। सबसे पहले बेरूत में मौजूद बुर्ज अल बराजने कैंप से हथियार जमा करवाए गए और इन्हें लेबनीज आर्म्ड फोर्सेस यानी LAF की कस्टडी में दिया गया। लेबनानी फ़लस्तीन डायलॉग कमेटी के चेयरमैन ने ऐलान किया है कि आज ये प्रोसेस का पहला कदम है, आगे बाकी कैंप से भी हथियार जमा होंगे। इस ऐलान पर अमेरिका भी कूद पड़ा। अमेरिकी एनवॉय टॉम बैरक ने इसे हिस्टोरिक स्टेप बताया, हिस्टोरिक स्टेप, तारीखी कदम, और लेबनानी हुकूमत को बोल्ड एक्शन लेने पर शाबाशी भी दी। फ़लस्तीनियों से हथियार छीनना और इसराइल को हथियार देना, ये अमेरिका की पॉलिसी का सबसे अहम हिस्सा है और सबसे हिस्टोरिक कदम भी यही होता है बार बार। दिलचस्प बात यह है कि इसी दौरान लेबनानी हुकूमत ने अपनी आर्मी को इस साल के आखिर तक हिजबुल्लाह को भी डिसार्म करने, हिजबुल्लाह के भी हथियार छीनने का टास्क दिया है। यानी अब लेबनान की सियासत और जंग का पूरा नक्शा बदलने जा रहा है। फ़लस्तीनी ग्रुप से लेकर हिजबुल्लाह तक सब पर दबाव है कि हथियार डालो या फिर नए हालात को झेलो। आपको बता दूं दोस्तों, लेबनान में लाखों की तादाद में फ़लस्तीनी रिफ्यूजीज़ रहते हैं। यहाँ हमास की और फतह की दोनों की विंग्स भी काम करती हैं। यही वजह है कि वो अपनी हिफाजत के लिए हथियार रखते हैं, ख़ास तौर से एक दूसरे से हिफाजत के लिए, इसराइल से भी हिफाजत के लिए, और अब वही हथियार छीने जा रहे हैं। ब्रिटेन ने ईरान की रीढ़ पर एक और वार किया है। ऑयल टाइकून और 4 कंपनियों पर पाबंदी लगा दी है। ब्रिटेन ने ईरान पर नए सैंक्शंस लगाए हैं। इस बार निशाने पर आए हैं ईरानी ऑयल मैग्नेट मोहम्मद हुसैन शमखानी और 4 कंपनियां जो शिपिंग, पेट्रोकेमिकल और फाइनेंशियल सेक्टर में काम करती हैं। ब्रिटेन का कहना है कि ईरान ऐसे ट्रेडिंग नेटवर्क से कमाई करता है इन तरह के, और फिर उसी पैसे से बाहर माहौल ख़राब करता है, चाहे वो यूक्रेन हो, इसराइल हो या फिर ब्रिटेन की सरजमीन से जुड़े इंसिडेंट्स हों। ब्रिटिश फॉरेन ऑफिस यानी ब्रिटिश फॉरेन मिनिस्ट्री के मुताबिक इन सब पर एसेट फ्रीज लगाया गया है, यानी अब इनके तमाम असासे, तमाम संपत्तियां जाम कर दी गई हैं और ये उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते। कोई अपना पैसा इस्तेमाल ना कर पाए तो कैसा लगता है। भूख से तड़प रहे सूडान के दारफुर में यूएन का राहत काफिला तबाह कर दिया गया। एक बड़ा गलीज हमला हुआ। खुराक की सख्त ज़रूरत झेल रहे सूडान के नॉर्थ दारफुर में बड़ा हादसा हुआ। यूनाइटेड नेशंस ने बताया कि एक ड्रोन हमले में यूएन का पूरा काफिला आग की लपटों में जल गया। इस काफिले में 16 ट्रक शामिल थे जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के जरिए भूख से जूझ रहे लोगों के लिए अनाज और खाने पीने का सामान ले जा रहे थे। हमले के बाद सारे ट्रक जलकर राख हो गए और राहत का सामान भी पूरी तरह बर्बाद हो गया। यह हमला तब हुआ जब नॉर्थ दारफुर में पहले से ही सूखे की वजह से लोग जिंदा रहने के लिए जूझ रहे हैं। यूएन ने बताया कि राहत की बात यह है कि सभी ड्राइवर और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का स्टाफ सेफ है, लेकिन सवाल यह है कि भूख और सूखे से तड़पते हजारों लोगों के लिए भेजी जा रही मदद अब कौन पहुंचाएगा। दारफुर की ज़मीन पर एक बार फिर इंसानियत के खिलाफ बड़ा शर्मसार कर देने वाला वाक़या हुआ है। फिर आम लोगों की ज़मीन को जंग का मैदान बना दिया गया है। तो ये नहीं कुछ अहम खबरें जो आपके सामने रखना मैंने ज़रूरी समझा। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।